हॅलो डिअर स्टुडंट, दिस इज कैलास सर, स्टार क्लासेस लातूर. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा बायोलॉजीचा पेपर थोडासा मॉडरेट आणि लेंदी होता आणि आजच्या पेपरमध्ये ज्यांनी व्यवस्थित तयारी केलेली आहे 650 प्लस 700 प्लस डेफिनेटली विद्यार्थी इथपर्यंत पोहोचत आहेत आणि महत्त्वाचा रोल त्याच्यामध्ये बायोलॉजीचा आहे. बायोलॉजी आपण वर्गातच एवढं चांगलं तयार करून घेतलेलं आहे, विद्यार्थ्यांनी कमीत कमी वेळात बायोलॉजीचा पेपर सोडवलेला आहे. बायोलॉजीचा पेपर हा असा आहे की बऱ्यापैकी सगळ्या टॉपिकला न्याय मिळालेला आहे आणि सगळ्या टॉपिकमधून आपण पाहतोय क्वेश्चन आलेले आहेत. जास्तीत जास्त स्टेटमेंट, जास्तीत जास्त डेटा, जास्तीत जास्त पेअर, मॅच द पेअर अशा टाईपचे क्वेश्चन आलेले आहेत. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला आपण फटाफट आन्सर पाहून घेऊयात. अगदी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एक आपल्या MBI टॉपिक मधून. इन लॅक ओपेरॉन झेड जीन कोड स्पॉट. झेड जीनचं कोडिंग आहे बीटा गॅलेक्टोसाइडेससाठी. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायग्राम मध्ये तुम्हाला याचा आन्सर भेटून जाईल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, आपल्याला त्यांनी पेअरिंग करायला सांगितलंय. G1 फेज. आपल्याला माहिती आहे G1 फेज मध्ये काय होतंय, सेल मेटाबॉलिकली ऍक्टिव्ह आहे. ओके, बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स DNA. बरोबर, तुम्ही पहिलं जरी पेअरिंग केलं विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आन्सर सापडेल. एवढं स्ट्रेट फॉरवर्ड असा क्वेश्चन आहे बघा. नंतर आपल्याला माहिती आहे S फेज मध्ये काय होतंय. S फेज मध्ये ऍक्च्युअली सिंथेसिस ऑफ DNA अमाऊंट डबल होतंय. G2 फेज मध्ये प्रोटीन सिंथेसिस आणि M फेज मध्ये ऍक्च्युअल सेल डिव्हिजन. एवढं सिंपल मॅचिंग जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला आन्सर भेटून जाईल. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, लिव्हिंग वर्ल्ड. ऍक्च्युअली यावर्षी लिव्हिंग वर्ल्ड मधून सुद्धा क्वेश्चन आलाय. बायनॉमियल नॉमनक्लेचरचा हा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन असं म्हणतो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द युनिव्हर्सल रूल ऑफ बायनॉमियल नॉमनक्लेचर. याच्यामध्ये बघा, फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेझेंट स्पेसिफिक इपिथेट. ऍक्च्युअली फर्स्ट वर्ड काय, फर्स्ट वर्ड जीनस आहे आणि सेकंड वर्ड स्पेसिफिक इपिथेट आहे. सो दिस इज नॉट करेक्ट. बाकी सगळे करेक्ट आहे. जनरली लॅटिन मध्ये when handwritten they are separately underlined or in it printed in italics आणि स्पेसिफिक इपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. बाकी सगळे करेक्ट आहे, एक इनकरेक्ट ते आपला आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, साइट फॉर ऍक्टिव्ह रायबोसोमल RNA सिंथेसिस. सेल टॉपिक मधून एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आलेला आहे, ते आहे न्यूक्लिओलस. ह्याला आपण रायबोसोमल फॅक्टरी सुद्धा म्हणतो. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे आणि आन्सर आहे न्यूक्लिओलस. नेक्स्ट त्यांनी आपल्याला पेअरिंग दिलेलं आहे. सॉरी, दिस इज टॉपिक PIV टॉपिक मधून बघा क्वेश्चन आहे, इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. ऍक्च्युली इनकम्प्लीट डॉमिनन्सचा उदाहरण जे आहे इनहेरिटन्स ऑफ फ्लॉवर कलर. आपण पाहतो इंटरमिडिएट कॅरेक्टर येतं, दॅट इज इनकम्प्लीट डॉमिनन्स. दुसरं कोडॉमिनन्स. कोडॉमिनन्सचं एक्झाम्पल असेल बघा, ब्लड ग्रुप. पर्टिक्युलरली कुठला ब्लड ग्रुप, AB. दोन्ही एक्सप्रेस होत आहेत, दॅट इज कोडॉमिनन्स. प्लिओट्रॉपीचं एक्झाम्पल आहे बघा, फिनाइल कीटोन्युरिया. आणि पॉलिजेनिक इनहेरिटन्स, ह्युमन स्किन कलर. पेअरिंग केलं तर तुम्हाला फर्स्ट असं ऑप्शन भेटून जाईल. एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस. आपल्या MBI या टॉपिक मधून हा क्वेश्चन आहे. दीज आर एन्झाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ द बॅक्टेरियोफेजेस. सॉरी, एक स्टेटमेंट राहिलं माझं. फर्स्ट, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्युलर सीजर्स. करेक्ट आहे, दिस इज करेक्ट. सेकंड बघा, दीज आर द एन्झाइम रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरियोफाज इन E. coli. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आपल्याला काय विचारलंय, नॉट ट्रू विचारलंय. सी, दे कट DNA ओनली ॲट द सेंटर. ऍक्च्युअली पुस्तकात जर लाईन पाहिलं तर स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर आहे. सो दिस इज इनकरेक्ट. दे रिमूव्ह न्यूक्लिओटाइड ओनली फ्रॉम द एंड. एंड पासून जे न्यूक्लिओटाइड रिमूव्ह करतात ते एक्झोन्यूक्लिएजेस आहे आणि क्वेश्चन आपल्याला विचारतोय एंडोन्यूक्लिएजेस. सो C and D हे इनकरेक्ट आहेत. ओके, सो C and D इनकरेक्ट. तर आपला आन्सर 4 होईल. लास्ट पण स्टेटमेंट बरोबर आहे. दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पॅलिंड्रोमिक बेस पेअर सिक्वेन्स. हे डेफिनेटली आपल्याला माहिती आहे. नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ द रेफरन्स टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी. अगेन क्वेश्चन फ्रॉम PIV टॉपिक. हनीबी मध्ये आपल्याला माहिती आहे हॅप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन असतंय. मेल हॅप्लॉइड आहेत आणि फिमेल हे डिप्लॉइड आहेत. बघा फर्स्ट स्टेटमेंट, an offspring formed from the union of sperm and egg develop as a female. yes, करेक्ट आहे. मी तुम्हाला म्हटलं आता जे डिप्लॉइड असतात ते फिमेल असतात, क्वीन किंवा वर्कर. an unfertilized egg develop as a male by parthenogenesis. yes, parthenogenesis ने विदाउट फर्टिलायझेशन ने मेल तयार होतात. सी, मेल हॅज हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोझोम दॅट ऑफ द फिमेल. करेक्ट आहे. मी सुरुवातीला सांगितलं तुम्हाला, मेल प्रोड्युसेस स्पर्म बाय मिओसिस. नाव मेल ऑलरेडी हॅप्लॉइड आहेत आणि हॅप्लॉइड गॅमेट तयार करायचे, मिओसिस नाही मायटोसिस होईल. सो दिस इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट हिअर. राईट, हनी बी हॅव अ हॅप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तर बघा, यातलं स्टेटमेंट जर D काढलं, ABCE हे आपलं आन्सर आहे. ओके, नेक्स्ट बघा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय सबस्टिट्यूशन ऑफ ग्लुटामिक ऍसिड बाय व्हॅलिन.
एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आहे हा PIV मधून आणि आपण सगळे शिकलोय सिकल सेल अनेमिया असं त्याचं डायरेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा, आता पेअरिंग सांगितलंय त्यांनी आपल्याला. हार्मोन आणि हार्मोनचे रोल. पहिला हार्मोन आहे कॉर्टिसॉल. कॉर्टिसॉलचा रोल सांगताना मी सांगतो कॉर्टिसॉलचं स्पेलिंग लक्षात ठेवायचं. CRI. C फॉर कार्डिओव्हास्क्युलर फंक्शन, राईट. R फॉर RBC फॉर्मेशन आणि I फॉर अँटी इन्फ्लमेटरी इम्युनोसप्रेशन. तर इथे बघा आपल्याला जर मॅच केलं तर आपल्याला लक्षात येईल प्रोड्युसेस अँटी इन्फ्लमेटरी इफेक्ट. सो एचं पेअरिंग सेकंड होईल. अल्डोस्टेरॉन काय करतं? अल्डोस्टेरॉन सोडियमचं रिअब्सॉर्प्शन करतंय. रास मेकॅनिझम मध्ये पण पाहिलं आपण. रेनिन, अँजिओटेन्सिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टीम मध्ये पण पाहिले आणि केमिकल कोऑर्डिनेशन मध्ये पण पाहिलं. पण अल्डोस्टेरॉन सोडियमचं रिअब्सॉर्प्शन, सोडियमच्या मागे वॉटर पण येणार, वॉटरचं रिअब्सॉर्प्शन. सो बीचं पेअरिंग हे थर्ड सोबत असेल. आता असे दोन ऑप्शन आहेत म्हणून सी बघा, सी आहे कोलेसिस्टोकायनिन. ऍक्च्युली याचे दोन टार्गेट ऑर्गन आहेत, एक पॅनक्रियाज ॲज वेल ॲज गॉल ब्लॅडर. सो इट स्टिम्युलेट सिक्रेशन ऑफ पॅनक्रियाटिक एन्झाईम आणि गॉल ब्लॅडरचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यावर काय होईल? बाईल ज्यूस रिलीज होईल. सो सीचं पेअरिंग आपल्याला 4 सोबत लागेल. म्हणजे थर्ड आन्सर डी अल्टिमेटली येते स्टिम्युलेट फॉर्मेशन ऑफ अल्वेलाई इन मॅमरी ग्लँड. अल्वेलाई फॉर्मेशन अँड देन मिल्क सिक्रेशन इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राईट. नेक्स्ट बघा, अरेंज द फॉलोइंग इव्हेंट ऑकरिंग इन रेनिन अँजिओटेन्सिन मेकॅनिझम. तर सुरुवात कुठून करायची? सुरुवात असं करायची, GFR फॉल झाला. GFR फॉल झाला मग सिक्रेट होणार आहे रेनिन. रेनिन काय करणार आहे? अँजिओटेन्सिनोजनचं कन्व्हर्जन अँजिओटेन्सिन 1 पुढे अँजिओटेन्सिन 2. अँजिओटेन्सिन मग वासोकन्स्ट्रिक्टर आहे. त्याच्यानंतर अल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होणार आहे आणि त्याच्यानंतर हा ब्लड प्रेशर वाढवणार आहे, GFR वाढवणार आहे. ओके, तर बघा सिक्वेन्शियल इव्हेंट असे असतील. सगळ्यात पहिले GFR कमी झालं, फॉल इन GFR, राईट. त्याच्यानंतरची स्टेट ते ॲक्च्युली रेनिन तयार होतंय. रेनिन कन्वर्ट्स अँजिओटेन्सिनोजन 1 इंटू अँजिओटेन्सिनोजन इंटू अँजिओटेन्सिन 1, फर्दर अँजिओटेन्सिन 2 तयार होणार, राईट. आणि त्याच्यानंतरची इव्हेंट आहे बघा, वासोकन्स्ट्रिक्शन बाय अँजिओटेन्सिन 2. इट इज पॉवरफुल वासोकन्स्ट्रिक्टर. रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरॉन, राईट. आणि ह्या रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरॉन नंतर अल्डोस्टेरॉन काय करणार? आताच आपण पाहिलं वॉटर आणि सोडियमचं रिअब्सॉर्प्शन आणि या सगळ्यामुळे इन्क्रीज इन ब्लड प्रेशर, राईट. सो आन्सर तुम्हाला लक्षात येईल, फोर्थ आहे. सिक्वेन्शियल इव्हेंट आपल्याला अरेंज करायला सांगितलं. सेम क्वेश्चन आहे बघा ब्रीदिंग टॉपिक मधून. ब्रीदिंगच्या ज्या काही स्टेप्स आहेत या स्टेप्स आपल्याला अरेंज करायला सांगितल्या. सगळ्यात पहिली स्टेप आहे पल्मोनरी व्हेंटिलेशन, आपण एअर लंग्समध्ये घेतोय. त्याच्यानंतर गॅसेस एक्सचेंज होणार आहे, ते एक्सचेंज होणार आहे अल्वेओलायच्या लेवलला. दिस इज कॉल्ड ॲज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. पुढे गॅसेस कंडक्शन बाय ब्लड. ओके, नेक्स्ट गॅसेस एक्सचेंज ॲट द टिश्यू लेवल, दॅट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. अँड लास्ट वन इज सेल्युलर रेस्पिरेशन. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जर आपण स्टेप अरेंज केल्या तर आपल्याला आन्सर 3 येईल. सगळ्यात पहिले जर सुरुवात करायची झाली तर पल्मोनरी व्हेंटिलेशन. त्याच्यानंतर ही स्टेप असेल डिफ्युजन ऑफ O2 अँड CO2 अक्रॉस अल्वेओलार मेम्ब्रेन. त्याच्यानंतर ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस. एवढ्या जरी स्टेप तुम्ही अरेंज केल्या तर तुम्हाला डेफिनेटली तुमचा आन्सर भेटून जाईल. नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ लाईफ सायकल ऑफ प्लास्मोडियम. प्लास्मोडियम एंटर करताय, इथून आपल्याला सुरुवात करावं लागेल. म्हणजे बघा पहिली स्टेप असेल फिमेल मस्किटो इंजेक्ट स्पोरोझाइट्स इनटू ह्यूमन्स ड्युरिंग द बाईट. आता याच्यानंतर हे कुठे जाणार? लिव्हरला जाणार, करेक्ट आहे का? स्पोरोझाइट रीच द लिव्हर थ्रू ब्लड, बरोबर आहे. म्हणजे हे दोन जरी अरेंज केले तुम्ही तर तुम्हाला आन्सर भेटेल. आणि त्याच्यानंतरची स्टेप असेल द पॅरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्शुअली इन लिव्हर. पहिल्यांदा लिव्हरमध्ये होत आहे, बस्टिंग द सेल अँड रिलीजिंग इन टू ब्लड. त्याच्यानंतर पॅरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्शुअली इन RBC, बस्टिंग द सेल. अँड लास्ट वन त्याच्या गॅमेटोसाइट डेव्हलप होतात RBC मध्ये. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज मधल्या डायग्रामच्या बेसिसवर हा क्वेश्चन होता. नेक्स्ट बघा, द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरो ट्रान्समिटर इन सिनॅप्स आर प्रेझेंट ऑन. सिनॅप्सचे स्ट्रक्चर पाहतो आपण, प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन. प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉनच्या व्हेसिकल मधून न्यूरो ट्रान्समिटर रिलीज होतात आणि ते अटॅच होतात ते रिसेप्टरला. रिसेप्टर आर प्रेझेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन्स. आन्सर इज फोर्थ. Next question, what is the probability of having children with blood group O where both mother and father are heterozygous for A and B? म्हणजे आपल्या लक्षात येईल A जर ब्लड ग्रुप हेटेरोझायगस असेल तर जिनोटाइप असेल कॅपिटल I स्मॉल I आणि B ब्लड ग्रुप जर हेटेरोझायगस असेल कॅपिटल IB अँड स्मॉल I. आता जर याचा क्रॉस केला तर आपल्याला ब्लड ग्रुप O म्हणजे स्मॉल I ची प्रोबॅबिलिटी किती राहते? 25%. सिंपल क्रॉस आहे, प्रोबॅबिलिटी 25% असेल, राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा,
आपल्याला परत एकदा त्यांनी मॅचिंग सांगितले, ब्रिदिंग टॉपिकमधून हा क्वेश्चन आहे आणि रेस्पिरेटरी व्हॉल्यूम जे आहेत त्याचे आपल्याला मॅचिंग करायचं आहे. सगळ्यात जास्त व्हॉल्यूम असेल एक्सपिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम 2500 टू एक्सपिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम असेल जवळपास 1100 टू 1200 1000 टू 1100 जवळपास. एक जरी पेअरिंग केलं तुम्ही ओके तर तुमच्या लक्षात येईल की आता या दोन पैकी एक ऑप्शन आहे. दुसरा बघा रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. रेसिड्युअल व्हॉल्यूम 1100 टू 1200 आहे. आता ह्या पेअरिंग मध्ये जर तुम्ही हे चौथं पेअरिंग केलं सिम्पली दोन पेअरिंग मध्ये तुमचा आन्सर येत आहे. इन्स्पिरेटरी रिझर्व व्हॉल्यूम सगळ्यात जास्त आहे, किती आहे 2500 टू 3000 ml ऑफ एअर अँड टीव्ही दॅट इज टायडल व्हॉल्यूम 500 ml. ओके सिंपल पेअरिंग मध्ये आन्सर तुम्हाला एक भेटून जाईल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्झाम्पल ऑफ कन्व्हर्जंट इव्होल्युशन. आता आपल्याला लक्षात येईल होमोलॉगस आणि अनालॉगस ऑर्गन जवळपास मागची 3-4 नीट कंटिन्युअसली या पार्टवर क्वेश्चन येत आहेत. होमोलॉगस ऑर्गन आपल्याला रिप्रेझेंट करतायत डायव्हर्जंट इव्होल्युशन आणि अनालॉगस ऑर्गन आपल्याला सांगतात कन्व्हर्जंट इव्होल्युशन. तर यातले कुठले होमोलॉगस आहेत कुठले अनालॉगस आहेत तुम्हाला लक्षात येईल बघा. फ्लिपर्स ऑफ पेंग्विन अँड डॉल्फिन हे होमोलॉगस ऑर्गन आहेत, अनालॉगस ऑर्गन आहेत. आईज ऑफ ऑक्टोपस अँड मॅमल हे सुद्धा अनालॉगस ऑर्गन आहेत. 4 लिम्ब ऑफ व्हेल अँड बॅट, व्हेल बॅट दोन्ही मॅमल आहेत. मॅमलचं झालेलं आहे डायव्हर्जंट इव्होल्युशन बरोबर. मग हे कन्व्हर्जंट इव्होल्युशनचं एक्झाम्पल नाही, हे सुद्धा अनालॉगस ऑर्गन म्हणजे कन्व्हर्जंट इव्होल्युशन. आईज ऑफ ऑक्टोपस अँड मॅमल अनालॉगस ऑर्गन म्हणजे कन्व्हर्जंट इव्होल्युशन. विंग्स ऑफ बटरफ्लाय अँड बर्ड हे सुद्धा अनालॉगस ऑर्गन म्हणजे कन्व्हर्जंट इव्होल्युशन. मग कोण नाही आहे हे दोन होमोलॉगस ऑर्गन आणि हे एक्झाम्पल आहे डायव्हर्जंट इव्होल्युशनचं. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. मेल फ्रॉग कॅन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फिमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ. फ्रॉगवर यावर्षी 2 क्वेश्चन आहेत, यावर्षी कॉक्रोचवर क्वेश्चन आलेलं नाही. क्वेश्चन एकदम सिंपल आहे बघा. बल्जिंग आईज दोन्हीकडे आहेत ऍक्च्युली ओकल सॅक. मेल जो आवाज काढतात डराव डराव जो आवाज असतो ना दिस इज कॉल ऑफ मेल फॉर फिमेल फॉर मेटिंग. सो दिस ओकल सॅक दे आर प्रेझेंट इन मेल ओनली. सो ओकल सॅक आहे. वेब्ड डिजिट दोन्हीमध्ये आहेत. कपुलेटरी पॅड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब हे दोनच कॅरेक्टर आहेत की ज्याच्यामध्ये आपल्याला मेल डिस्टिंग्विश करता येतात फिमेल पासून. सो आन्सर इज बी अँड डी. ओके हां इकडे आपलं चौथा ऑप्शन हे आपलं करेक्ट आन्सर आहे राईट. नेक्स्ट बघा. द ग्रुप ऑफ रिसर्चर प्रोड्यूस सम फिश लाईक procured some fish like animal and upon investigation of the following character were observed. त्यांना एक फिश सापडले आणि त्यांना काही कॅरेक्टर सापडलेत बघा. नंबर 1 endoskeleton was made up of cartilage. Secondly ectoparasite as they were found attached on the fish skin with their circular sucking mouth. circular आणि sucking mouth आहे त्याला endoskeleton म्हणायला कार्टिलेजचं. paired fin and scales were absent but 7 pairs of gill slit were present. सगळे कॅरेक्टर कोणाचे तो सगळे कॅरेक्टर आहेत सायक्लोस्टोमॅटाचे. तर हे कोण असेल बघा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस ऑफ एनिमल डिड दे कन्सिडर टू फिट बेस्ट विथ दिस कॅरेक्टर. कोण असेल यातला आपल्याला सापडायचा आहे सायक्लोस्टोमॅटा. सायक्लोस्टोमॅटा पेट्रोमायझॉन आहे बघा. पेट्रोमायझॉन मिक्झिन असे 2 एक्झाम्पल आपण पाहिलेले आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन इव्होल्युशन मधून आहे बरं का. ब्रीफ अकाउंट ऑफ इव्होल्युशन मधले कुठल्या इव्हेंट कुठे झालेले आहेत हे त्यांनी विचारलेले. पेअरिंग मध्ये विचारले. अबाउट 65 मिलियन इयर्स अगो डायनासॉर सडनली डिसअपियर आणि मग मॅमल ओरिजिन झालेलं आहे. सो पहिल्याचं पेअरिंग तुम्हाला 2 येईल. नेक्स्ट बघा. अबाउट 500 मिलियन इयर्स अगो काय झालं इन्व्हर्टिब्रेट तयार झाले. इन्व्हर्टिब्रेटचं डायव्हर्सिफिकेशन झालं. सेकंडचं पेअरिंग येईल 4. असे 2 ऑप्शन आपल्याकडे आहेत. आता तिसरं बघा. अबाउट 350 मिलियन इयर्स अगो जॉलेस फिश प्रोबॅबली इव्हॉल्व्ड. एवढं जर पेअरिंग केलं तर डेफिनेटली आपल्याला आन्सर सापडले. आपला आन्सर 4th आहे. अबाउट 320 मिलियन इयर्स अगो the seaweeds and few plant probably existed. असा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इव्होल्युशन मधला हा क्वेश्चन आहे. द ह्युमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 अँटीट्रिप्सिन बायोटेक्नॉलॉजी मधला क्वेश्चन आहे बघा. स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हाला लाईन असं म्हणते. एम्फिझिमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये हे वापरलं जातं. बायोटेक्नॉलॉजी टॉपिक मधून हा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सिलेक्ट द सेट ऑफ फिशेस विच बिलॉंग टू द क्लास ऑस्टिस्थाइस. डेव्हिल फिश कोण आहे डेव्हिल फिश मोलुस्क आहे. सॉ फिश कोण आहे कार्टिलेजिनस फिश आहे. स्टार फिश कोण आहे इकायनोडर्मॅट आहे. मग बघा फ्लाइंग फिश ओके एक्झोसिटस. एंजल फिश टेरोफायलम आणि फायटिंग फिश बेटा. हे 3ही ऑप्शन असे आहेत की जे फक्त ऑस्टिस्थाइस ग्रुप मधले. सो आन्सर इज 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग.
डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इन प्लॅटी हेल्मिंथ इज इनकम्प्लीट. करेक्ट आहे. नंबर 2 बघा, बायलॅटरल सिमेट्री इज कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अडल्ट इकॅनोडम. नो, इकॅनोडमचा लार्वा बायलॅटरल सिमेट्रिकल आहे, अडल्ट मात्र रेडियली सिमेट्रिकल आहे. Pseudocylum is possessed by Aschelminthis. This is correct. Okay. Notochord is persistent throughout the life in class Chondrichthyes. Correct आहे. Notochord तिकडे persistent असतो. Members of class Reptilia maintain constant body temperature. No, they are poikilotherm. Only birds and mammals they are homeotherm. So B and E. Bilateral symmetry is characteristic feature of adult echinoderm. हे incorrect आहे. And E, member of class Reptilia maintain constant body temperature. That is they are homeotherm असं ते म्हणाले. हे इनकरेक्ट आहे. सो हे दोन स्टेटमेंट आपल्याला इनकरेक्ट सापडले. नेक्स्ट बघा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक सेल. डेफिनेटली रायबोसोम. कुणी याचा आन्सर सांगेल? एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आहे हा. नेक्स्ट बघा, मॅच द लिस्ट सांगितलंय त्यांनी आपल्याला. परत अॅनिमल किंगडम मधला असा क्वेश्चन आहे की आपल्याला ग्रुप आणि कॅरेक्टर मॅच करायचे. मोलुस्काच्या बाबतीत आपल्याला कुठलं रेस्पिरेशन सांगता येईल? मोलुस्कामध्ये गिल्स आहेत, राईट. त्याच्यामध्ये मेंटल कॅव्हिटीमध्ये गिल्सने रेस्पिरेशन, गिल्सच्या रेस्पिरेशनला आपण म्हणणार ब्रँकियल रेस्पिरेशन. फर्स्ट पेअरिंग. सेकंड आलं रेप्टाईल ऑल दे रेस्पायर थ्रू लंग्सचं रेस्पिरेशन म्हणजे पल्मोनरी रेस्पिरेशन. सेकंडचं पेअरिंग एक आलंय बरं का, बरोबर. या दोनचं जरी पेअरिंग केलं तर मला वाटतं तुम्हाला 2 आन्सर भेटतील. आणि आता बघा, सी अडल्ट अँफिबियन फ्रॉग कन्सिडर करा, पल्मोनरी ॲज वेल ॲज क्युटॅनियस ब्रीदिंग आहे. मग आता 3 पेअरिंग केलेत. आता बघा लास्ट वन अमिबा, एकच सेल आहे, सेल्युलर रेस्पिरेशन. ओके, सो आपलं आन्सर आहे हे फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, अगेन PIV टॉपिक आहे. काय म्हणतंय ते? द 6 म्युटंट कोडॉन. थोडंसं मुलं कन्फ्यूज झाले. ओरिजिनल काय होतं, म्युटंट काय होतं? GAG होतं, GUG झालेलं आहे, राईट. ओरिजिनल GAG, नंतर झाले GUG, म्युटंट कोडॉन विचारलेला आहे. सो आन्सर इज GUG. बरोबर आहे. म्युटंट कोडॉन कोणता आहे? GUG आहे. म्युटंट या शब्दानुसार आपण जर आन्सर शोधायला गेलं आन्सर येईल, फक्त कन्फ्युजन विद्यार्थ्यांचं होऊ शकतं. सो आन्सर इज फर्स्ट. नेक्स्ट, JGA juxtaglomerular apparatus is special sensitive region formed by cellular modification in excretion टॉपिक मधून हा क्वेश्चन आहे बघा. हा आपल्याला असं सांगतोय DCT आणि अफरंट आर्टेरिओल, ओके, या दोन्हीच्या मध्ये जे स्पेशल मॉडिफिकेशन आहेत आणि याच्यामुळे पुढे रेनिन अँजिओटेन्सिन सिस्टीम जी GFR वाढवायला मदत करणार आहे ती ऍक्टिव्हेट होते. ऍक्च्युअली आन्सर डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल अँड अफरंट आर्टेरिओल असं येईल. नेक्स्ट बघा, फ्रॉग मधून आणखीन एक क्वेश्चन आलाय. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग्स अनाटॉमी. हेपॅटिक पोर्टल सिस्टम इज स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिव्हर अँड इंटेस्टाइन. दिस इज करेक्ट. हेपॅटिक पोर्टल सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये. देअर आर 12 पेअर्स. नो, 10 pairs of cranial nerves. Okay, so this one is wrong. Next, ureter and oviduct open separately into cloaca in female frog. Yes, male frog मध्ये urinogenital duct आहे पण female frog मध्ये दोन्ही वेगळे. This is correct. Hind brain consists of cerebellum, medulla oblongata and optic lobe. No, optic lobe is present in midbrain, right? So this is also incorrect. Sinus venosus joins the right atrium of the heart. So आपल्या लक्षात येईल ACE. ओके, करेक्ट आहे. B इनकरेक्ट होतं. ओके, कारण याच्यामध्ये 12 पेअर म्हणले 10 पेअर असायला पाहिजे. आणि याच्यामध्ये D इनकरेक्ट होतं कारण ऑप्टिक लोब हा मिड ब्रेन मध्ये असतो. ठीक आहे. आपल्या टेस्ट सिरीजमध्ये ज्यांनी क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेत ना त्यांना असे स्टेटमेंट खूप माहिती आहेत. विद्यार्थ्यांना एक्झॅक्टली माहिती आहे की NCERT मधलं स्टेटमेंट काय. नेक्स्ट बघा, अ पॉप्युलेशन ऑफ ग्रॉसहॉपर स्पेसीज. The chromosome number of some member is 23 and other member possess 24 chromosome. The 23 and 24 chromosome bearing members are XO, XX type. XO म्हणजे एक क्रोमोझोम कमी आहे ते मेल असणार, एक क्रोमोझोम जास्त आहे ते फिमेल आहे. सो आन्सर इज थर्ड. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता हा. नेक्स्ट क्वेश्चन होता बघा सेल बायोलॉजी मधून. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेल अँड देअर इन्क्लुजन. The endomembrane system include Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and mitochondria. No, mitochondria is not part of endomembrane system. Their functions are not coordinated. So this is incorrect, right? Next baga. Rough endoplasmic reticulum bear ribosome on its surface. Correct hai. Rough endoplasmic reticulum or ribosome asta. Both the mitochondria and plastid have circular DNA. This is also correct. Next, network of microtubule, microfilament and intermediate filament present in the cytoplasm is called as cytoskeleton. This is also correct. And last one baga, mitochondrion is single membrane. No, mitochondria and plastid they are double membrane bound structure. Okay.
सो याच्यातलं ए आणि ई इनकरेक्ट आहे, बी सी डी हे करेक्ट आहेत. आपल्याला करेक्ट शोधायला सांगितले. सो दिस इज आवर आन्सर. आन्सर इज 4th. नेक्स्ट बघा. Select the correct statement regarding the cell membrane in eukaryotic cell. Again question from cell biology, पण विचारायला ते eukaryotic cell. So बघा, membrane of human RBC approximately 52% protein आहे, correct आहे. Next बघा, major phospholipid are arranged in bilayer, correct आहे. Head आहे, tail आहे, bilayer मध्ये arrange केले जातात. Extension of plasma membrane into cell form mesosome. No, this is correct about prokaryotic cell. विचारलं आपल्याला eukaryotic cell. So this is incorrect. Next बघा. Tail toward the inner part of the lipid are hydrophobic and thus protected from aqueous medium. Yes, this is correct. And last one, glycocalyx. Glycocalyx सुद्धा prokaryotic मध्ये present आहे. So बघा, mesosome आणि glycocalyx वाले दोन statement incorrect आहे, बाकी correct आहेत. Okay? So बघा, आपला आन्सर असेल 3rd. A, B, D, they are correct. Next, evolution of human appear parallel to the progressive development of brain and language skill. As such, the evolution of individual species in the sequence of their appearance is. Simple trick सांगितली होती मी विद्यार्थी मित्रांनो, आठवत असेल तुम्हाला. डॉक्टर राम और हनुमान जापान कार से गए. ओके, सुरुवातीला ड्रायोपिथिकस, मग रामापिथिकस, मग होमो हॅबिलिस, मग होमो इरेक्टस. सिम्पली तुमच्या लक्षात येईल बघा, रामापिथिकस नंतर होमो हॅबिलिस, होमो इरेक्टस, निअंडरथल, लास्ट वन होमो सॅपियन. दिस इज आवर आन्सर. नेक्स्ट, फ्लाइटलेस बर्ड. आता याचा एनसीईआरटी डायरेक्टली उल्लेख नाही आहे. ॲनिमल किंगडम मध्ये आपण फ्लाइटलेस बर्ड पाहतो स्ट्रुथिओ, पण त्यांनी काय म्हटलंय, विथ 4 लिंब मॉडिफाईड ॲज पॅडल लाईक स्ट्रक्चर सुटेड फॉर स्विमिंग. स्विमिंग करणारा फ्लाइटलेस बर्ड त्यांनी विचारलाय, तो पेंग्विन. पेंग्विनचं सायंटिफिक नेम आहे अप्टिनोडायटिस. ओके, थोडंसं विद्यार्थी या क्वेश्चन मध्ये कन्फ्यूज होऊ शकतात. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया बाळांनो आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इन एंजिओस्पर्म्स रूट हेअर्स अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिजन्स ऑफ द रूट. एकदम सोपे क्वेश्चन्स आहेत, ज्यांना एक्सप्लेनेशनची गरज नाही त्यांना आपण एक्सप्लेन करणार नाहीत. द रिजन ऑफ मॅच्युरेशन मध्ये तुम्हाला माहिती आहे रूट हेअर्स असतात, जे की जनरली युनिसेल्युलर असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्युलर जेनेटिक अँड स्पेसिस लेवल डायव्हर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स इज कॉल्ड एज बायो प्रॉस्पेक्टिंग. तुम्हाला आठवत असेल बाळांनो, मी तुम्हाला म्हणलं होतं यावर्षी बायो प्रॉस्पेक्टिंगवर क्वेश्चन येणार म्हणजे येणार, आणि मी तुम्हाला टिक पण करून दिलं होतं तिथं. सो बाळांनो बघा, जे पण मोस्ट IMP क्वेश्चन्स आपण टीचिंग करत असताना लिहून दिले होते किंवा रेग्युलर तुमचे ग्रँड टेस्ट आहेत ज्यांना आपण IMP केलं होतं, यातले मॅक्झिमम क्वेश्चन्स तुम्हाला दिसणार आहे तिथं. चला पुढचा क्वेश्चन एकदम इझी क्वेश्चन आहे. प्रोडक्टिव्हिटी, नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी, ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी काय बघा. प्रोडक्टिव्हिटी काय असेल, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. मग NPP काय असेल, ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी मायनस रिस्पायरेटरी लॉसेस. म्हणजे तुम्ही जर या दोघांना जरी मॅच केलं तरी तुम्हाला आन्सर येऊ शकतं. आन्सर आहे फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्याचं एक्सप्लेनेशन खूप गरजेचं आहे तेच मी सांगणार आहे. सिन्स द ओरिजिन अँड डायव्हर्सिफिकेशन ऑफ लाईफ ऑन द अर्थ देअर हॅज बीन 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन. माहिती आहे तुम्हाला, ऑफ स्पेसिस. हाऊ इज द 6th एक्सटिंक्शन विच इज इन प्रोग्रेस डिफरंट फ्रॉम द प्रिव्हियस एपिसोड्स. सध्याचं जे मास एक्सटिंक्शनचा एपिसोड आहे, इट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर दॅन द प्रिव्हियस वन. एकदम इझी लाईन आहे NCERTची, डायरेक्ट नवीन सांगण्याची काही गरज नाही. बघा, इकॉलॉजी हा असा सेक्शन आहे ज्याच्यावर 3 चॅप्टर मधून कमीत कमी 9 क्वेश्चन येतात, हे मी तुम्हाला म्हणलं होतं आणि ते प्रूव्ह होत आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अमेझॉन रेन फॉरेस्ट being cut and cleared for cultivation of soybean is an example of habitat loss. Correct statement. Stiller sea cow and passenger pigeon become extinct due to overexploitation by the human. Correct statement. The Nile perch introduced in Lake Victoria in East Africa helped in population growth of cichlid fish. Wrong. Cichlid fish actually तिचं पॉप्युलेशन कमी झालं होतं. म्हणजे A आणि B करेक्ट आहे. ठीक आहे, सी रॉंग आहे बाळांनो. मग याच्यावरूनच कळतं A B. बरं चला, D काय, वॉटर हायसिंथ इज अन इन्व्हेसिव्ह स्पेसिस. एकदम बरोबर आहे, वॉटर हायसिंथ. व्हेन अ स्पेसिस बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट्स अँड एनिमल स्पेसिस असोसिएटेड विथ आर नॉट अफेक्टेड. अफेक्ट होतात. म्हणजे तुमचा आन्सर असणार आहे A, B अँड D. E व्हेन अ स्पेसिस हे सुद्धा स्टेटमेंट रॉंग आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. नेक्स्ट क्वेश्चन काय दिलाय, मॅच द करेक्ट पेअर. एकदम इझी आहे. यामध्ये डिकम्पोजिशन काय आहे, ब्रेकडाऊन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॅटर. डेट्रायटस काय आहे, डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट अँड ॲनिमल.
म्हणजे इकॉलॉजीवरचे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स तुम्ही यावर्षी पाहताय बाळा. हा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू कन्झर्वेशन सॅक्रेड ग्रुप्स. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बाळा बघा, इव्हिल क्वार्टेटवर तुम्ही रेग्युलर एक्झाम मध्ये पण ग्रँड टेस्टला खूप वेळा आपण याच्यावर क्वेश्चन विचारला होता. इव्हिल क्वार्टेट म्हणजे 4 भूत, कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ एक्सटेन्शनची 4 भूत, हॅबिटॅट लॉस, फ्रॅगमेंटेशन, ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन अँड एलियन स्पेसिस इन्व्हेजन आणि को एक्सटेन्शन. दिस इज द आन्सर. नेक्स्ट मला वाटतं आतापर्यंत नीटला हा जो क्वेश्चन आहे 4 तर वेळा नीटला क्वेश्चन आलाय. एकदम सिंपल आहे. प्रोजेस्टासर्ट म्हणजे हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, मल्टीलोड 375 म्हणजे कॉपर रिलीजिंग आयोडी, डायाफ्राम हा एक बॅरियर आहे जो फिमेल वापरू शकतात, सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव्ह आहे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह. एक्सप्लेनेशनची गरज नाही. पुढं एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हा मला जरा बरा वाटला होता क्वेश्चन. त्यांनी काय केलंय की त्यांनी एका नॉर्मल पर्सनचं WBC काउंट दिलंय. ठीक आहे, 8000 आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे WBC मध्ये काय विचारलं होतं त्यांनी, लिम्फोसाइट आणि इओसिनोफिल किती असतात, 2 ते 3%. याचं 2% म्हणजे 8 2 16 160, 3 म्हणजे 8 3 24 झालं, हेच उत्तर येतं. आणि लिम्फोसाइट काय असतात 20 ते 25%, 20 म्हणजे 8 2 16 1600 म्हणजे आन्सर सेकंड. एवढं सोपं आहे. एकमेव क्वेश्चन ज्याला जास्त वेळ लागला. अजून एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन येणार आहे आणि तो हा नाही, हा सोपा आहे. निकोटीन, मॉर्फिन, हेरोईन, कोकेन. कोकेन तर लय भारी. युफोरिया कुठं आहे, युफोरिया जिथं आहे ते कोकेन आहे, म्हणजे कॉज ऑफ युफोरिया फर्स्ट असायला पाहिजे. निकोटीन काय करतं, निकोटीन स्टिम्युलेट द ॲड्रिनल ग्लँड, मॉर्फिन पेन किलर आहे, अरे हेरोईन डिप्रेसंट आहे. सिंपल आन्सर. म्हणजे तुम्ही जर NCERT प्रॉपर रीड केलं असेल तरी सुद्धा आन्सर येणार आहे. ओके, या पूर्ण पेपरमध्ये मला जे इंटरेस्टिंग 2 क्वेश्चन वाटले त्यापैकी हा एक क्वेश्चन आहे. आणि तुम्ही बघत असाल बाळांनो, रेग्युलर एक्झाम मध्ये सुद्धा आणि ग्रँड टेस्ट मध्ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस सेम क्वेश्चन पॅटर्न तुम्हाला टाकला होता, ज्यामध्ये वर्ड्स चेंज केले होते. दिस वॉज द सेकंड क्वाईट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. एवढा कॉम्प्लिकेटेड नाही, पण या पेपरच्या मानाने थोडा कॉम्प्लिकेटेड. काय म्हणले बाळांनो, इनकरेक्ट ओळखायचं. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस is a condition observed having fetus with Rh negative. Fetus पाहिजे Rh positive. Wrong statement. Rh antigen is observed on RBCs in the majority of human beings. Correct. 80% लोकांकडे आहे. Before blood transfusion, Rh group should also be matched. Correct आहे. म्हणजे wrong मध्ये पहिल्यांदा Aच आले आपल्याकडे. दुसरं, Rh incompatibility is observed when pregnant mother is Rh negative and our fetus is Rh positive. एकदम बरोबर आहे. रॉंग पाहिजे आपल्याला. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कॅन बी अवॉइडेड बाय द ॲडमिनिस्ट्रिंग द अँटी-RH अँटीबॉडी टू मदर इमिडिएटली आफ्टर द डिलिव्हरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड पाहिजे. काय दिलंय, सेकंड चाइल्ड. सो याचं उत्तर A and E इज द आन्सर. आय होप तुमचं करेक्ट आलं असेल. काही जणांना ते शेवटच्या आन्सरमध्ये कन्फ्युजन आलं होतं. स्ट्रेप्टोकायनेज, क्लॉट बस्टर, स्टॅटिन आहे, कोलेस्ट्रॉल रिड्युसिंग एजंट, लायपेज जो आहे तो डिटर्जंटमध्ये वापरायचा, सायक्लोस्पोरिन A. म्हणजे तुम्हाला हे जे सगळे क्वेश्चन्स आहेत एकदम इझी आहेत. आणि मायक्रोब्सवर सुद्धा तुम्हाला 2-3 क्वेश्चन आलेले आहेत बाळांनो. ठीक आहे, पुढचा इंटरेस्टिंग आहे. लोकोमोशनवर यावेळेस तुम्हाला 2-3 क्वेश्चन आलेले आहेत आणि मसल पार्टवर सुद्धा छान क्वेश्चन आलेले आहेत. क्वेश्चन काय दिलाय, स्टेटमेंट बघायचे करेक्ट कुठले. अ मोटार न्यूरॉन कॅरीज अ सिग्नल सेंट बाय द CNS टू सार्कोलेमा ऑफ द मसल. मोटार न्यूरॉन कॅरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन. करेक्ट स्टेटमेंट. The neural signal generates an action potential which causes the release of calcium into sarcoplasm. जर neural signal generates an action potential which causes release of calcium in sarcoplasm. बरोबर आहे. सिग्नल आल्यावर there is a movement of calcium from SR to sarcoplasm. So answer B is also correct. Increase in calcium inactivates, म्हणजे कॅल्शियम कुठं वाढलंय, सार्कोप्लाझम मध्ये. इनॅक्टिवेट द ऍक्शन फॉर ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज. नाही बाळांनो, सार्कोप्लाझम मध्ये जर कॅल्शियम आला तर क्रॉस ब्रिज ब्रेक होत नाही, मेक होतो. सो दॅट शुड बी द रॉंग स्टेटमेंट. A आणि B करेक्ट आहे. करेक्टच विचारले. C करेक्ट नाहीये, म्हणजे A B C नाही, म्हणजे उत्तर 4 यायला पाहिजे. काय दिलंय, ऍक्टिन बाइंड्स टू मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज. बघा ऍक्च्युअल मध्ये नाही, स्टेटमेंट रॉंग आहे. कारण ऍक्टिन आणि मायोसिन अटॅच होताना ऍक्टिन मायोसिन जवळ जात नाही, मायोसिन ऍक्टिन जवळ येतो. सो ऍक्च्युअली NCERT इथं ऑप्शन असं नाहीच ज्यात ही रॉंग स्टेटमेंट असायला पाहिजे. पण ही जी स्टेटमेंट NT दिली ही आयडियली रॉंग आहे. पण D रॉंग असलेलं एक करेक्ट ऑप्शन कुठेही नाही, म्हणून याला D ला करेक्ट धरलंय. अदरवाईज काय पाहिजे होतं, मायोसिन बाइंड्स टू द ऍक्टिन हेड, सॉरी ऍक्टिन बाइंड्स टू मायोसिन हेड नाही, मायोसिन बाइंड्स टू ऍक्टिन असं पाहिजे होतं. कारण मायोसिन मूव्ह होतं, ऍक्टिन नाही होत.
चलो डी इज करेक्ट. शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर टेक्स प्लेस बाय पुलिंग एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बँड. करेक्ट आहे. सो आन्सर याचं 4 आहे, एकदम इझी. नेक्स्ट, which of the following statements are correct with reference to human endoskeleton? Human skeleton human skull monocondylar आहे का? नाही, dicondylar आहे. The joint between any adjoining vertebrae is a cartilaginous joint. Correct आहे. In human being, the number of cervical vertebrae is 7. Correct. All ribs except last 2 pairs are bicephalic. बेटा लक्षात ठेवा, कुठल्याही रिब 12 pairs of ribs त्यांना 2 एंड आहेत, व्हेंट्रल एंड आणि डॉर्सल एंड. मी वाक्य लिहून दिलं होतं. ऑल 12 pairs of ribs on their dorsal end articulate with thoracic vertebra at how many points of contact? 2 points of contact, and each point of contact is known as head, and head is a safe, म्हणून every rib is bicephalic. So it is a wrong statement. All ribs even in last 2 pairs त्यांना ते bicephalic आहेत. The occipital bone of the skull is articulated with the atlas vertebra. Correct. So BCE is the correct answer. Next question. काय म्हणलंय? मला सगळ्यात जास्त आवडलेला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ग्रँड टेस्टला एकदा आणि रेग्युलर एक्झामला एकदा मी टाकलेला आहे, तुम्ही चेक करू शकता. आपण ज्यावेळेस पुन्हा पेपरचं एक्सप्लेनेशन देऊ तुम्हाला मी टाकेल किती वेळा पडला क्वेश्चन. स्पर्मॅटोजेनेसिस मध्ये काय म्हणले? स्पर्मॅटोगोनिया अंडरगो सिरीज ऑफ सेल डिव्हिजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. स्पर्मॅटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिव्हिजन. बेटा, सम ऑफ द स्पर्मॅटोगोनिया अंडरगो मियोसिस and some of them they undergo mitosis. So always आहे म्हणून ही स्टेटमेंट रॉंग आहे. खूप साऱ्या चांगल्या मुलांना हा क्वेश्चन त्रास दिला, मला नंतर मुलांनी कॉल करून सांगितलं. प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स डिवाइड्स मायटॉटिकली टू प्रोड्यूस सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट. बाळांनो, प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटचं मियोसिस व्हावं लागतं, मायटॉसिस नाही. सो इट इज ऑल्सो रॉंग स्टेटमेंट. ओके, मग सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट थ्रू देअर सेकंड मियोटिक डिव्हिजन प्रोड्यूस हॅप्लॉइड स्पर्मॅटिड. एकदम करेक्ट आहे. स्पर्मॅटिड्स प्रोड्यूस स्पर्मॅटोझोआ थ्रू मायटॉसिस. बघा, स्पर्मॅटिड पासून स्पर्मॅटोझोआ जे होतात ना, त्यात डिफरन्सिएशन होते, मायटॉसिस होत नाही. ही स्टेटमेंट सुद्धा खूप साऱ्या मुलांना त्रास दिली बाळांनो, स्पर्मॅटिड वाले डी स्टेटमेंट. स्पर्मॅटिड्स ट्रान्सफॉर्म इनटू स्पर्मॅटोझोआ बाय स्पर्मिओजेनेसिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट आणि आन्सर आहे सी अँड ई ओनली. नेक्स्ट, एकदम सोपा आहे. सेक्शुअल डिसीट कोणामध्ये आहे? Which of the following is an appropriate example of sexual deceit? Ophrys and bumblebees. ठीक आहे, ऑर्किड आहे तो ऑफ्री नावाचा. एकदम सोपा आहे. मी तुम्हाला शिकवताना एक ट्रिक शिकवली होती. 1st month, 2nd month, 3rd month, 5th month, आहे की नाही? हा, तर एकदम सोपा आहे. फिटस मुवमेंट कधी होते पाहणं? फिटसची मुवमेंट होते 5व्या महिन्यात. 5वा महिना म्हणजे किती आठवडा? 5 × 20 आठवडा. 20 आठवडा. फिटस डेव्हलप्स लिम्स कितव्या महिन्यात? 2nd महिन्यात. म्हणजे किती आठवडा? 4 × 2 8व्या आठवड्यामध्ये. एकदम सोपा आहे. हे तुम्हाला पाठ झालेलं आहे, त्यामुळे त्याच्यावर एक्सप्लेनेशनची गरज नाही. नेक्स्ट, हे तर झोपून पण येते आपल्याला झोपेत. काय? करोना रेडिएटा, झोना पेलुसिडा, पेरी व्हायटेलिन स्पेस आणि व्हायटेलिन मेम्ब्रेन. व्हायटेलिन मेम्ब्रेन म्हणजे सेल मेम्ब्रेन. चलो नेक्स्ट, काय दिलंय? हा, स्विस चीज मध्ये का ते पोर्स असतात? तर CO2 रिलीज ड्यू टू प्रोपिओनी बॅक्टेरियम शर्मानी. जास्त डोकं लावायची गरज नाही. काय म्हणले बाळांनो? गिफ्ट काय आहे? गिफ्ट दोस्ताला द्यायचंय गिफ्ट, ते हे गिफ्ट नाही. गॅमेट इंट्राफॅलोपियन ट्रान्सफर. यामध्ये फिमेल गॅमेट इज ट्रान्सफर डायरेक्टली इंटू फॅलोपियन ट्यूब इन अ फिमेल हू कॅनॉट प्रोड्यूस ओहम बट कॅन हॅव कन्सेप्शन, दॅट इज द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो. सो आन्सर 4 आहे. नेक्स्ट, टिटॅनी. आतापर्यंत 3 वेळा क्वेश्चन आला. मॅच द करेक्ट. वाइल्ड कॉन्ट्रॅक्शन टिटॅनी, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट आर्थरायटिस, मायस्थेनिया ग्रेव्हिस ऑटोइम्युन डिसीज, मस्क्युलर. म्हणजे सोपा क्वेश्चन आहे, एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन काय म्हणले बाळांनो? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इन बोथ पॅरासाइटिझम अँड कमेन्सॅलिझम ओनली वन स्पेसिस बेनिफिट अँड अदर स्पेसिस हार्म. बाळांनो बघा, पॅरासाइटिझम मध्ये एकाला बेनिफिट आहे, कमेन्सॅलिझम मध्ये पण एकाला, पण दोघांना हार्म होणार. रॉंग स्टेटमेंट. बोथ स्पेसिस बेनिफिट इन म्युच्युअलिझम. करेक्ट. बोथ स्पेसिस बेनिफिट इन कमेन्सॅलिझम. कमेन्सॅलिझम मध्ये दोन्ही स्पेसिसला नाही, +0 असते. इन पॅरासाइटिझम ओनली वन स्पेसिस बेनिफिट अँड द अदर स्पेसिस इज हार्म. करेक्ट. In amensalism, one species is harmed and other is unaffected. So answer is B, D and E. Next, I hope last question है. dN by dt is equal to Rn into K minus N upon K is the answer. Most of the questions हे खूप easy होते. 1-2 क्वेश्चन जे आहेत ते तुम्हाला ट्विस्ट होते. ओव्हरऑल पेपर जो होता तो लेंदी होता.
आणि माझी गॅरंटी आहे की तुमच्यापैकी मॅक्झिमम मुलांचे हे क्वेश्चन्स करेक्ट आले असतील. ग्रँड टेस्टला जर तुम्ही फॉलो केले असेल तर तुम्हाला कळेल स्टार्कनं घेतलेल्या ग्रँड टेस्टच्या बाहेरचा एकही क्वेश्चन नाहीये. किंबहुना मॅक्झिमम लेंदी क्वेश्चन जसेच्या तसे, पॅटर्न थोडा चेंज आहे, वर्डिंग थोडी चेंज आहे. गुड इव्हिनिंग सर्व विद्यार्थ्यांना. मी डॉक्टर आरिश शेख, बायोलॉजी फॅकल्टी, स्टार क्लासेस. बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन दिलेला आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्ह्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एन ओव्हरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज. ओव्ह्यूल इनक्लोज नहीं है, ओव्यूल्स एक्सपोज होगा. ओव्यूल एक्सपोज है मतलब क्या है, सीड एक्सपोज होगा. फिर ऐसा कौन सा प्लांट है जो सीड बनाता है मगर सीड नेकेड होगा, एक्सपोज होगा? बेशक जिम्नोस्पर्म. फिर इसमें हमको बस जिम्नोस्पर्म ढूंढना था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, और जिम्नोस्पर्म का नाम यहाँ पर आता है कौन सा, पाइनस. तो आंसर हो गया बच्चा सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन दिलेला है, मैच द कॉलम जो बायोटेक्नोलॉजी से निकलता है बच्चा. पहला दिया अपने को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसमें अगर देखा जाए तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिलेगा बच्चा बीटी कॉटन. दूसरा दिया है कि ऐसा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. हम सबको पता है ये एंजाइम अपने को आइसोलेट करना होता है थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से. थर्ड दिया है बच्चा टीआई प्लाज्मिड. टीआई प्लाज्मिड बेशक इसको हमने आइसोलेट किया है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस से, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट है पीबीआर 322 प्लाज्मिड. जो पीबीआर 322 है इसको हमने यूज किया है बच्चा ई कोलाई के लिए. तो अपने ऑप्शन कुछ इस तरह से मैच होते हैं, जो ऑप्शन में मैच करेंगे बच्चा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से, ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट एंड डी फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन पूछा गया प्रोटीन के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग. हम सबको पता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 4 लेवल पर शो करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. यहां पर जो पूछा है वो है अल्फा हेलिक्स, और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. तो आंसर हो जाएगा बच्चा फर्स्ट, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पूछा गया ग्रासेस के रिगार्डिंग. ग्रासेस एक मोनोकॉट लीफ के अंदर बलीफॉर्म सेल, जिसको हम मोटर सेल भी कहते हैं, उसका फंक्शन पूछा गया है बच्चा. 4 ऑप्शन है और उसमें का फंक्शन पूरी एनसीईआरटी की एक हाईलाइट लाइन है बच्चा. बलीफॉर्म सेल करता क्या है, तो बलीफॉर्म सेल का काम है बच्चा जो भी वाटर लॉस होगा वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, उस वाटर स्ट्रेस कंडीशन में वाटर लॉस को मिनिमाइज करे. तो आंसर हो जाएगा बच्चा फोर्थ वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ बलीफॉर्म सेल, ये रिपीट हो गया. नेक्स्ट फिर से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट से निकलता है. इसकी अपने को सीक्वेंस पूछी है और काफी सिंपल क्वेश्चन सबको आएगा, ऐसा क्वेश्चन है. 3 स्टेप में होता है. फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप हो जाएंगी एनिलिंग एंड थर्ड स्टेप हो जाएंगी बच्चा एक्सटेंशन. तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से निकलता है, बायोमोलिक्यूल से. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एमबीआई. एमबीआई के अंदर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के बारे में बोला गया है. कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लेंथी टाइप का क्वेश्चन था मगर इजी टाइप का क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं थी. ए टू ई स्टेटमेंट दिए है, हमको इन स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है? पहला वाला, A transcription unit in DNA is defined as by 3 regions से डिजाइन होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर. यस, पूरी तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट. सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया प्रमोटर जो होता है दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द 5th प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. यस, स्ट्रक्चरल जीन के 5th प्राइम पर प्रमोटर होता है, करेक्ट है. 3rd प्राइम पर टर्मिनेटर होता है. तो सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट दिया है प्रोमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस है जो प्रोवाइड करेंगी बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. यस, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को ही जाके बाइंड होता है, बाद में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होती है. सीबी पूरी तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है. डी स्टेटमेंट जिसमें बोला गया प्रोमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड. यस, टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड कौन होगा ये भी प्रोमोटर डिफाइन करता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ई स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोला गया और बोला गया कि टर्मिनेटर होता है 3rd प्राइम एंड पर ऑफ 3rd प्राइम एंड 3rd प्राइम इंड पर प्रेजेंट होता है और वो इंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंड करवाता है. यस, तो यहाँ पर जो 5 स्टेटमेंट दिए, पांचों एनसीईआरटी वाले स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की रीडिंग से पूरी तरह से आ जाएंगे बच्चा. पांचों के पांचों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. ऐसा ही ऑप्शन अपने को यहाँ पर ढूंढना है जो पांचों स्टेटमेंट को करेक्ट बताया, दैट इज द 4th ऑप्शन जिसमें लिखा है ABCDE, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन रिस्पायरेशन से निकलता है, एक बिट से जिसका नाम है रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, जिसको एकदम लास्ट में हम डिस्कस करते हैं बच्चा. रिस्पायरेशन में यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है दैट इज इक्वेशन यहाँ पर दिखता है बच्चा C51H98O6, मतलब कोई फैट्स की बात हो रही है, फैट्स का रिस्पायरेशन रिएक्शन लिखा है.
तो फैट्स का वैसे भी हमको याद ही होता है कि 0.7 आएगा, 0.7 यहाँ पर मैच करेगा इस ऑप्शन से, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। फिर भी अगर डिराइव करना है तो अपने को पता है हम रेशो लेंगे CO2 कितना इवॉल्व हुआ अपन ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, तो 102/145, तो आंसर वही आएगा कि 0.7 के रिगार्डिंग। तो ये हुआ आंसर फर्स्ट बच्चा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन DNA फिंगरप्रिंटिंग से निकला है, जो MBI का लास्ट बिट मानते हैं बच्चा। DNA फिंगरप्रिंटिंग की सीक्वेंस बताई, ई तक ऑप्शन दिए, सीक्वेंस में लगानी कि कौन कौन से सीक्वेंस में ये ऑप्शन आ जाएंगे। सो 5 स्टेटमेंट्स में पहला आएगा बेशक हम करेंगे DNA को आइसोलेट, बाद में उसका करेंगे डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये फर्स्ट। जैसे ही ये डाइजेशन हो जाएगा कई सारे बच्चा DNA फ्रेगमेंट बन जाएंगे, जो भी DNA फ्रेगमेंट बनेंगे तो सेकंड ऑप्शन आएगा ई, जिसमें सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट होगा, और ये करेंगे हम बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जैसे ये DNA फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेशन के बाद ये वाला ई स्टेट में, सेपरेशन के बाद हम करेंगे बच्चा उसको ट्रांसफर उन DNA फ्रेगमेंट को सिंथेटिक मेम्ब्रेन मतलब एनसी पेपर या नायलॉन पेपर पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद डी स्टेटमेंट आ जाएगा जिसमें हम उस हाइब्रिडाइज करेंगे DNA फ्रेगमेंट, सॉरी डी नहीं, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर आएगा VNTR वाला आएगा। सारे DNA फ्रेगमेंट जो सेपरेट हो चुके हैं उसको VNTR प्रोब के साथ, जिसके अंदर हमको देखना होता है बच्चा VNTR सीक्वेंस, उसके साथ उसको हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद लास्ट स्टेप आएंगी बच्चा ये, जिसमें हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और पूरी सीक्वेंस जो मैचिंग है वो देखेंगे। ठीक है, तो अपनी सीक्वेंस आ रही है ए, नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा बच्चा ई के बाद आएगा बच्चा ई के बाद आ जाएगा बच्चा सी के बाद बी एंड बाद में आ जाएगा डी, एंड द ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद सीक्वेंस टू पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। DNA हेलिक्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना अपने को। ठीक है, फिर से कुछ 5 स्टेटमेंट दिए है, तो देखा अगर जा रहे हो तो DNA बायोटेक्नोलॉजी MBI प्रिंसिपल के जो भी क्वेश्चन है मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड किया है बच्चा, जो लेंगी तो बनता है मगर क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, हो जाएंगे बच्चे से, ऐसे क्वेश्चन थे सारे। तो फर्स्ट ऑप्शन, हिस्टोन ऑर्गेनाइज होता है और यूनिट बनाएगा 8 मॉलिक्यूल का जिसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, यस करेक्ट स्टेटमेंट ना। सेकंड स्टेटमेंट, हिस्टोन निगेटिवली चार्ज होता है विद बेसिक प्रोटीन, नहीं निगेटिवली चार्ज नहीं है, बेसिक प्रोटीन में निगेटिवली चार्ज नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। थर्ड स्टेटमेंट, हिस्टोन रीच होता है बेसिक अमीनो एसिड में, यस नाम के दिए लाइसिन एंड अर्जिनिन, यस पूरी तरह से थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है डी वाला, जिसमें बोला है पॉजिटिवली चार्ज दिया नहीं, यहां पर ही रुकना है, DNA को पॉजिटिवली चार्ज बोला, सबको पता है निगेटिव चार्ज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बच्चा, ई स्टेटमेंट दिया गया है, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल पर क्रोमेटिन की अगर बात करें तो उसकी पैकेजिंग के लिए हमको एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन है। जो एडिशनल प्रोटीन लगते हैं वो NHC प्रोटीन है, जिसको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। तो ये हो गया अपने लिए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट की सीक्वेंस ही पूछनी थी, देखा अगर जाए तो आ जाएगा ए स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट एंड ई स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, जो आएगा बच्चा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग में कुछ दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिए हुए, फिर से 5 स्टेटमेंट, करेक्ट इनकरेक्ट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, लॉजिक लगाते हैं। पहला, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद PS1, बिल्कुल नहीं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स PS2 से जुड़ा हुआ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, C4 प्लांट जो होता है यूज C3 पाथवे फॉर CO2 फिक्सेशन एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, यस C4 चाहे प्लांट हो पर बंडल सीड सेल में जो शुगर बनने वाली रिएक्शन है बच्चा मेनली C3 पाथवे से ही होती है, मतलब C3 पाथवे ही CO2 फिक्सेशन का मेन पाथवे हुआ C4 प्लांट में भी, यस ये भी पूरी तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट, C4 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन बिल्कुल नहीं होता, हाँ C4 प्लांट है ही जिसमें फोटो रिस्पिरेशन अवॉइड होगा, तो सी स्टेटमेंट भी अपना पूरी तरह से करेक्ट हुआ। C3 प्लांट एग्जिबिट क्रांज एनाटोमी, बिल्कुल गलत है, क्रांज एनाटोमी C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ई स्टेटमेंट दिया ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट आकर्षित तो केमियोस्मोसिस, यस 2 बार केमियोस्मोसिस पढ़ते हैं अपन, एक बार फोटो और रेसिपी में, फोटो के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो ATP बनता है दैट इज बाय केमियोस्मोसिस, ये भी पूरी तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है। और इन सारे स्टेटमेंट का वो इनकरेक्ट ढूंढना, तो इनकरेक्ट अपने पास 2 ही स्टेटमेंट है, एक ए जो PS1 के कारण गलत हुआ और दूसरा है डी जिसमें C3 के अंदर क्रंच बोला है, तो ए और डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर जाएगा बच्चा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन का सेकंड एनसीईआरटी के पेज में ये दिया हुआ है बच्चा, तो काफी सिंपल है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन दैट इज पैरासेक्सुअल मेथड वाला क्वेश्चन है, कुछ सीक्वेंस दी है, कुछ स्टेटमेंट दिए, उनको हमको सीक्वेंस में लगाना है, करेक्ट पूछा गया है कुछ, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ सेल वाल नहीं, सबसे पहले हम सेल को आइसोलेट करेंगे एंड सेल आएंगे बच्चा यहाँ से,
तो हम लेंगे सिंगल सेल आइसोलेशन पर 2 डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, 2 अलग अलग प्लांट से सेल को आइसोलेट कर दिया। करने के बाद उसके डाइजेशन ऑफ सेल वन निकाल देंगे। सेल वन निकल गया तो क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट। उन नेकेड प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेट करेंगे। प्रोटोप्लास्ट निकालने के बाद उन प्रोटोप्लास्ट को हम करेंगे बच्चा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट होगा, जिससे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। एक बार हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बन गया, उसी हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को बाद में न्यू प्लांट में ग्रो करेंगे, मतलब ई स्टेट में। तो कुछ सीक्वेंस ऐसी आ जाएंगी। सबसे पहले आ जाएगा बच्चा डी के बाद आ जाएगा बी के बाद आ जाएगा बच्चा पहले आ जाएगा डी, आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम दिस, ओके। उसके बाद आ जाएगा ए, डाइजेशन, बाद में आइसोलेशन बी, बाद में आ जाएगा सी, और एकदम लास्ट में आ जाएगा ई। ऐसे ऑप्शन अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर से एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, और ये एनाटॉमी से निकलता है बच्चा। यहाँ पर दिए कुछ टिश्यू और यहाँ पर उनकी लोकेशन दी हुई है। सबसे पहला कंजक्टिव टिश्यू कहाँ पर मिलता है, एनाटॉमी ऑफ रूट में मिलता है। एनाटॉमी ऑफ रूट के अंदर ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा बच्चा, ये कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, बेशक जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, मगर रूट के अंदर। तो एक आ रहा है बच्चा थर्ड, ए के लिए थर्ड आ रहा है। नेक्स्ट वन कैस्पेरिन स्ट्रिप, सबको याद है कैस्पेरिन स्ट्रिप मिलेंगे अपने को रूट के अंदर। रूट के अंदर कहाँ पर मिलेंगे, तो इंडोडर्मिस में मिलेंगे। तो ये आ गया इंडोडर्मिस सेल, जिसमें सुबेरिन डिपॉजिट होता है, उसी को हम कहते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप। तो बी के लिए बन गया बच्चा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सब्सिडायरी सेल, ये भी हमको लीफ के एनाटॉमी में मिलेगा, एंड दैट इज सेल जो विसिनिटी ऑफ गार्ड के सेल के पास होते हैं, स्पेशलाइज सेल। तो सी के लिए बन गया बच्चा फर्स्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट वन स्टार्च शीट, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम का ये क्वेश्चन है, जिसमें स्टार्च शीट हम कहते हैं इंडोडर्मल सेल को, जहां पर स्टार्च रिच देखने को मिलता है। तो डी के लिए बन गया सेकंड बच्चा। तो इस तरह से अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो अपना आंसर बनेगा बच्चा शायद थर्ड आंसर बनेगा, ठीक है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन अ फेज ऑफ सेल इलोंगेशन। ओके, एनसीईआरटी की लाइन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से निकलती है। जब सेल फेज ऑफ इलोंगेशन में होती है, उसमें कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये बोला है। पहला न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, हाँ, जब सेल वॉल इलोंगेशन होता है, सेल वॉल का डिपोजिशन होता है, करेक्ट है। सेल इनलार्जमेंट, यस, इलोंगेशन का ही दूसरा नाम सेल इनलार्जमेंट है, तो करेक्ट है बच्चा। नेक्स्ट वन इंक्रीज वैक्यूलेशन इंक्रीज होगा, ये भी करेक्ट है। लास्ट दिया लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, नहीं, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस फेज ऑफ इलोंगेशन में नहीं होता, ये मेरिस्टेमेटिक फेज का ये बनता है बच्चा। तो चारों में से लास्ट ऑप्शन है जो फेज ऑफ इलोंगेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट वन, हाँ, फिर से पीजीडी का एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें मैच द कॉलम करना है, हार्मोन के रोल से रिगार्डिंग दिया हुआ है। पहला हार्मोन दिया अपने को 2,4-D, जो एक ऑक्सीन है, 2,4-D का रोल पूछा, तो 2,4-D का रोल हम सबको पता है, इट एक्ट एज अ हर्बिसाइड। नेक्स्ट जिबरेलिक एसिड का दिया है, जिबरेलिक एसिड का रोल पूछा है, जिबरेलिक एसिड का दैट इज बी का रोल भी आ जाएगा अपने को, ब्रेविंग इंडस्ट्री में होता है। डायरेक्ट लाइन ली है एनसीईआरटी की बच्चा। काइनेटिन मतलब साइटोकाइनिन का एक टाइप है, वो किसे मैच करेगा, यस, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म के कारण, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म के लिए साइनेटिन लगता है अपने को। नेक्स्ट वन एबी एब्सिसिक एसिड, ये तो डायरेक्ट ही है, ये करेगा बच्चा स्टोमेटल क्लोजर, इसीलिए उसको स्ट्रेस हार्मोन बोला है। तो डी के लिए बन जाएगा सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपने लिए फर्स्ट, जिसमें सारे कॉलम कैसे मैच हो जाए आ जाएगा। नेक्स्ट वन enzyme required for the carboxylation process in a Kelvin cycle। Kelvin cycle में कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज बिल्कुल नहीं, पेप कार्बोक्सिलेज हाँ है, मगर केल्विन साइकिल में नहीं है, ये C4 पाथवे के लिए होता है। आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजन, यस, तो रूबिस्को जिसको हम आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज कहेंगे बच्चा, दैट इज द एंजाइम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर कार्बोक्सिलेशन इन अ केल्विन साइकिल। तो आंसर आ जाएगा थर्ड बच्चा। नेक्स्ट वन काफी सिंपल क्वेश्चन है, वंस अगेन फोटोसिंथेसिस से मिला है, कहा गया है कि केल्विन पाथवे जो है उसमें जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो कितने एटीपी और एनएडीपी चाहिए, सबको पता है। हमको लगेंगे 6 टन, और 6 टन में अगर ग्लूकोज बन रहा है तो उसमें जो एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज 18 एटीपी लगते हैं, 12 एटीपी लगते हैं बच्चा रिडक्शन के लिए और 6 एटीपी रिडक्शन, तो टोटल रीजनरेशन, तो टोटल हुए 18 एटीपी। और जो NADPH लगेंगे वो 12 मॉलिक्यूल लगेंगे, दैट इज फॉर द प्रोसेस रिडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। काफी सिंपल टाइप का एक क्वेश्चन था, फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट वन, हाँ, फैमिली का क्वेश्चन आया बच्चा, मगर एनसीईआरटी ने, नीट ने वो फैमिली की क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर जो अपने को एनसीईआरटी में लिखी हुई है। बाकी जो एडिशनल फैमिली ऐड उसका क्वेश्चन आया तो अच्छा हुआ। एक ऐसी फैमिली का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी अपने पास एनसीईआरटी बुक में, सोलेनिसी, उसका फ्लोरल फॉर्मूला पूछा है और सबको ये याद ही होना चाहिए। सोलेनिसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला दैट इज दिस, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स है, 5 मेंबर होंगे, फ्यूज होंगे, कोरोला है, पेटल्स है, 5 मेंबर होंगे, फ्यूज होंगे, एंड्रोशियम है, 5 होते हैं, इपी पेटलस कंडीशन है, मतलब कनेक्टेड होते हैं, काइनोशियम है, 2 होंगे, बाई कार्पेलरी सिनकार्पस है, एंड ओरी की अगर पोजीशन पूछे तो सुपेरियर है। तो दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला है, फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनिसी फॉर्मूले का, सोलेनिसी फैमिली का, तो सेकंड आंसर। नेक्स्ट वन
हाँ, इन्फ्लोरेंस के बारे में पूछा है, मॉर्फो वाला क्वेश्चन है। रेसिमोस इन्फ्लोरेंस के बारे में हम सबको बताएं। रेसिमोस इन्फ्लोरेंस की अगर बात करें तो ऐसा इन्फ्लोरेंस जो इनडिटर्मिनेट ग्रो शो करता है, मतलब अनलिमिटेड ग्रो शो करता है, तो डायरेक्ट है। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर नहीं, मेन एक्सिस टर्मिनेट नहीं होता फ्लावर, साइमोस में होता है। फ्लावर्स आर सोलिटरी नहीं, देयर ग्रोथ इज लिमिटेड नहीं, ग्रोथ तो अनलिमिटेड होती है रेसिमोस में, लिमिटेड तो साइमोस में होती है। तो फिर ये ऑप्शन बचता है जिसमें फ्लावर है जो एक्रोपेटल मैनर के अंदर अरेंज होंगे, एक्सिस पर फ्लावर अरेंज होंगे एक्रोपेटल सक्सेशन में। दैट इज द प्रॉपर्टी जो जुड़ती है बच्चा रेसिमोस इन्फ्लोरेंस से। तो आंसर आ जाएगा फोर्थ वन। नेक्स्ट वन, वंस अगेन एसआरएफपी का क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पूछा गया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो, सीक्वेंस लगानी है, एकदम सिंपल है। कैसी सीक्वेंस में ये सारी प्रोसेस होंगी बच्चा? तो सबसे पहले पोलन सैक में प्रेजेंट होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब बी आएगा। नेक्स्ट वन, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएंगे बच्चा पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, उसका टेट्राड बनेगा, वही टेट्राड बाद में डेवलप होंगे पोलन ग्रेन में। तो डायरेक्ट ऑप्शन अपने आ जाएगा बच्चा बी, डी, ए एंड फाइनली सी, दैट इज पोलन ग्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन अपना इसमें बन जाता है बच्चा सेकंड वन। नेक्स्ट वन, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, 4-5 स्टेटमेंट है करेक्ट पूछा है। पहला, लिपिड आर जनरली वाटर सोल्यूबल, बिल्कुल नहीं, वाटर इनसोल्यूबल होंगे, हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, प्रोटीन को बोला है पॉलीपेप्टाइड, हाँ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड ही होते हैं, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टेटमेंट, पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, हाँ शुगर दैट इज मोनोसैकेराइड, उसकी लॉन्ग चेन मतलब पॉलीसैकेराइड होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बन गया। डी, एडेनाइन और गुआनिन को सब्स्टिट्यूट पायरिमिडीन बोला, इनकरेक्ट, पायरिमिडीन ने प्यूरिन है, इनकरेक्ट हुआ। ई, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, हाँ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन ही, तो करेक्ट है। तो अपने लिए करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही थी, तो करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा बच्चा बी, बाद में सी एंड देन ई, बी सी, ऐसा ऑप्शन दिखता है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट, पीजीडी का क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जो हेट्रोफिली देखने को मिलती है अपने को इन्वायरमेंटल चेंजेस के अनुसार, सीजन के अनुसार जो चेंजेस देखने को मिलते हैं अपने को प्लांट के स्ट्रक्चर में, मोस्टली लीफ में, दैट इज हेट्रोफिलस बोला गया है। उसका ये हेट्रोफिली है क्या, उसको पूछा गया है, दैट इज द प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली मतलब प्लास्टिसिटी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गया तो प्लांट का स्ट्रक्चर चेंज होता है और हमेशा चेंज ही रहता है, फिर से रिवर्स नहीं होता, इसलिए इसका नाम है प्लास्टिसिटी। तो आंसर बन जाएगा बच्चा लास्ट, दैट इज प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट वन, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, वंस अगेन अमाइनो एसिड के रिगार्डिंग पूछा हुआ है। तो अपने पास डी तक 4 स्टेटमेंट है, उसमें से करेक्ट ढूंढना है कि कौन कौन सा है। तो वेरी फर्स्ट वन, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, यस मीथेन जिसके सी के साथ 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाते हैं और अमाइनो एसिड बनता है, करेक्ट है। सेरीन इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड, बिल्कुल नहीं, सेरीन का स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी में दिया गया है, सेरीन एरोमेटिक नहीं है, अपने को पता है सेरीन में OH होता है तो एरोमेटिक नहीं हो सकता। वैलिन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, यस वैलिन न्यूट्रल अमाइनो एसिड, दैट इज द करेक्ट। लाइसिन इज एसिडिक अमाइनो एसिड, बिल्कुल नहीं, लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। तो अपने लिए करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ शायद 2 ही है, एक है ए एंड द अनदर वन इज सी। ए एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आंसर जाएगा बच्चा थर्ड। नेक्स्ट वन, फिर से क्वेश्चन निकलता है बच्चा रेस्पिरेशन से, जिसमें कॉलम मैच करना है, प्रोसेस दी हुई है और लोकेशन के साथ मैच करना है, एकदम बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है, तो साइटोप्लाज्म में, तो ए के लिए थर्ड। सेकंड, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर होती है, तो हम सबको पता है दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, जब ETS चलती है प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं कहां पर, IMS में, IMS मतलब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसके लिए बन जाएगा बच्चा फोर्थ ऑप्शन। क्रेब्स साइकिल की पोजीशन लोकेशन सबको पता है, दैट इज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से ये कुछ 2 कॉलम या लिस्ट हम मैच करेंगे एंड आंसर जाएगा बच्चा थर्ड में ये सब मैचिंग अपने को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन, ट्रिप्लॉइड सेल पूछा है, काफी सिंपल है, इनमें से ट्रिप्लॉइड सेल पूछा है, सिनर्जी सेल, हैप्लॉइड, सेंट्रल सेल, डिप्लॉइड, जाइगोट, डिप्लॉइड, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जिसको PEC लिखते हैं, दैट इज द ट्रिप्लॉइड सेल। तो बेशक आंसर जाएगा बच्चा फोर्थ वन। नेक्स्ट वन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जो जेनेटिकली, एकदम सिंपल पर एक अच्छा सा क्वेश्चन था। बोला गया ऐसा पॉलिनेशन जिसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन बनेंगे, अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन बनना चाहिए, जेनेटिकली डिफरेंट। तो बेशक ऑटोगैमी तो हो नहीं सकता, नहीं, ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है। जीटोगैमी भी नहीं हो सकता, क्लिस्टोगैमी तो पूरी तरह से ऑटोगैमी है बच्चा। तो आंसर आ जाएगा जेनोगैमी। जेनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल हुआ जिसके अंदर बेशक डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डिपॉजिट होंगे। तो आंसर बनेगा सेकंड। नेक्स्ट वन, मॉर्फो का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जांपल वाला था, मगर ये सिंपल ऐसे बन जाता है क्योंकि ये जो मैच करना अपने को एक ही इसमें सब आ जाएगा बच्चा। जैसे कि अगर अपने मार्जिनल प्लेसेंटेशन को देखा, इसका एग्जांपल हमको जनरली याद ही होता है, दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन अकर्स इन P, मतलब एक सेकंड फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, तो पूरी तरह से आ जाएगा। फिर भी अगर मैच करें तो आ ही जाएगा, लाइक दिस
बी का बोला एक्सेल प्लेसेंटेशन, तो बेशक लेमन में होता है। सी दैट इज पैराइटल प्लेसेंटेशन, तो ये भी मस्टर्ड में होता है। एंड लास्ट वन द बेसल प्लेसेंटेशन, दैट इज occurs in मैरीगोल्ड। तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन आर.एच. विट्टेकर का, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बोला है। आर.एच. विट्टेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दी है उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया इंक्लूडेड है? पहला सेल स्ट्रक्चर इंक्लूडेड था, हाँ यस। प्रो यू कौन होगा उस पे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सी ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं है। रिप्रोडक्शन, हाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूडेड है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हाँ वो भी इंक्लूडेड है। मतलब ये जो 5 टर्म दिए हुए हैं उसमें से 4 टर्म इंक्लूडेड है जो आर.एच. विट्टेकर ने जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, एक्सेप्ट द सी प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा ए बी डी ई ओनली, मतलब सी छूटता है। नेक्स्ट वन बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, कुछ लिस्ट इधर दी हुई मैच करना है। सबसे पहला ट्रिप्सिन, सबको पता है ट्रिप्सिन इज एंजाइम, तो ये के लिए बन जाएगा बच्चा थर्ड। दूसरा है मॉर्फिन, मॉर्फिन अल्कोलॉइड का एग्जांपल हुआ। कॉन्केनेवेलिन ये हुआ एक लेक्टिन बच्चा। सेकंड कोलेजन अगर बात करें तो ये बन गया इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, काफी सिंपल मैचिंग थी, दोनों टेबल एनसीईआरटी के ही है बच्चा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और एंजाइम के टाइप, सॉरी प्रोटीन के क्लासिफिकेशन वाला बायोमोलिक्यूल में से, तो आंसर बन जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट वन डीएनए सेपरेशन एंड आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है वो ढूंढना है। इनमें से 4 स्टेटमेंट से करेक्ट ढूंढना है। पहला कटिंग ऑफ डीएनए हम मॉलिक्यूलर सीजर मतलब आरी से करते हैं, बराबर एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड डीएनए फ्रैगमेंट जो सेपरेट हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेपरेट होते हैं, एग्रो जेल पे सेपरेट होते हैं अपॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस, यस दैट इज द आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट को हम देख सकते हैं विदाउट स्टेनिंग, बिल्कुल नहीं, विदाउट स्टेनिंग नहीं देख सकते, बिल्कुल इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट जब स्टेन करेंगे विथ इथियम ब्रोमाइड तभी हम उसको देख सकते हैं, मगर इनविजिबल लाइट तो नहीं, विजिबल लाइट के अंदर नहीं, उसके लिए हमको यूवी लाइट चाहिए होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो 4 स्टेटमेंट में से 2 जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बच्चा ए एंड बी, तो आंसर जाएगा अपना द सेकंड वन ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट वन फॉरेन डीएनए है, उसको हमने बीएमएच फर्स्ट साइट पर डाला, पीबीआर 322 के बीएमएच फर्स्ट साइट पर हमको ई कोलाई के अंदर फॉरेन डीएनए है उसको ई कोलाई में डाल दिया पीबीआर 32 वेक्टर को, तो कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा? तो बीएमएच फर्स्ट इस साइट पर कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था? टेट्रासाइक्लिन, उसी की जगह डिजायर जीन लगा रहे, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ही इनएक्टिवेटेड हो जाएगा बच्चा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यहाँ पर होगा, तो बेशक यहाँ पर जो लॉस होगा वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट वन बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, एंजाइम के जो 6 क्लास है उस 6 क्लास में से एक इक्वेशन यहाँ पर दिया, उस इक्वेशन में देखा जाए तो देखिए CXY जुड़ा हुआ एंजाइम है, XY और CC अलग हो गए, मतलब ये एंजाइम वो है जो इसको कट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, मगर विदाउट यूज ऑफ वाटर, मतलब विदाउट यूज वाटर अगर ये एंजाइम ब्रेक कर रहा है तो बेशक इट्स अ लाइजेस, लाइजेस इज द ग्रुप जो इस रिएक्शन को फॉलो करेगा बच्चा, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन हैप्लॉइड सेल बोला है, इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट? हैप्लॉइड सेल है माइटोसिस करेंगे और गैमेट्स बनाएंगे, यस। मेल हनी भी खुद हैप्लॉइड होता है, मेल गैमेट बनेगा तो उसमें माइटोसिस होगा फिर मेल गैमेट बनेंगे, तो आंसर आएगा बच्चा मेल हनी भी। नेक्स्ट वन द टॉक्सिन प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरेंजेसिस, बीटी से जो टॉक्सिन निकालते हैं बच्चा वो जीन कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को, यस करता है, कॉर्न बोरर को भी करता है, तो कौन कौन सा है? तो हमको पता है कॉटन बॉलवर्म के लिए 2 है अपने पास, एक है क्राई सेकंड एबी एंड क्राई एसी फर्स्ट, और कॉर्न बोरर के लिए बच्चा क्राई एबी फर्स्ट, तो वही ऑप्शन ढूंढना है। तो कॉटन बॉलवर्म के लिए पहले लेते क्राई फर्स्ट एसी आ जाएगा, कॉर्न बोरर के लिए क्राई फर्स्ट एबी, तो यही ऑप्शन है जो इनसे मैच करेगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके सो ये थे वो सारे क्वेश्चन रिगार्डिंग द बायोलॉजी, दैट इज ऑल क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन के आंसर आपके सामने। पेपर को अगर देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का था, ओके लेंथी था मगर इजी था, बन जाता था बच्चों से जिन्होंने पढ़ाई की, पूरी तरह से एनसीईआरटी फोकस वाला था। हाँ स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन और मैथ्स कॉलम वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे मगर इजी बन जाते थे। चलो थैंक यू, आशा है कि आपका पेपर अच्छा ही गया होगा और अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।